अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, रामपुर आजम खां से मुक्त हो चुका है। आजम खां से मुक्ति का मेरा तात्पर्य राजनीतिक रूप से संसद और विधानसभा में उनकी फैमिली और उनका प्रतिनिधित्व आज समाप्त हो गया, जब उनके बेटे को 2 साल की सज़ा 2008 यानी 15 साल एक पुराने मामले में धरना देने के आरोप में उनके खिलाफ सज़ा सुनाई गई और आज उनकी सदस्यता चली गई। पहले उनकी पत्नी की हार, उसके बाद आजम खां की को डिस्क्वालिफिकेशन और अब उनके बेटे का डिस्क्वालिफिकेशन। यानी अब ये परिवार, खां परिवार राजनीति से, संसदीय और विधानसभा की राजनीति से बाहर हो गया। उनके समर्थक जिन्होंने रामपुर चुनाव लड़ाया था वो भी चुनाव हार गए। क्या आजम खां को टारगेट किया गया या वाकई में उन्होंने गलतियां की, अब उसकी सज़ा भुगत रहे हैं? क्या है ये पूरा प्रकरण और अब आगे आजम खां क्या करेंगे? समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड होगा? और स्वार सीट पे चुनाव भी लाजिम हो गया है। तो अब इस पूरे प्रकरण को लेकर आज हम इस डिबेट में चर्चा करने वाले हैं। बहन भाइयों, आजम खां और उनके परिवार पर मुसीबतें कम नहीं हो रही बल्कि दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। आजम खां का डिस्क्वालिफिकेशन, उनकी सीट पर चुनाव और भारतीय जनता पार्टी की जीत। आजम खां के बेटे का भी आज डिस्क्वालिफिकेशन हो गया। आरोप यह है कि 2008 में वो अपनी विधानसभा क्षेत्र स्वार टांडा में धरने पर बैठ गए थे। आरोप क्या था? धारा 353, सरकारी काम, लोक सेवक को उसके काम न करने देना, बाधा उत्पन्न करना। 15 साल बाद आज इस आरोप में, सिर्फ धरना देने के आरोप में सजा हो गई 2 साल। तो 2 साल या उससे अधिक जब सजा होती है तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाता है। कोई कोर्ट स्टे दे न दे, इस मामले पर तुरंत सदस्यता खत्म हो जाती है। आजम खां के बेटे की सदस्यता अब्दुल्ला आजम की चली गई। पहले उनकी पत्नी का हारना, उसके पश्चात बाई इलेक्शन में फिर आजम खां की सीट का हाथ से निकलना, आजम खां का डिस्क्वालिफिकेशन और अब अब्दुल्ला आजम खां का डिस्क्वालिफिकेशन। इनकी सीट पर भी चुनाव कुछ दिन के बाद होंगे। क्या वाकई में आजम खां का बहुत बुरी तरह से पीछा हो रहा है? उनको राजनीतिक रूप से परेशान किया जा रहा है, उनका उत्पीड़न हो रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको राजनीति से बेदखल करने की कोशिश हो रही है, या आजम खां के बहाने लोगों को परेशान करने की कोशिश? ये क्या है? आजम खां, मेरा खुद का भी ये मानना है कि आजम खां अपराधी नहीं है। आजम खां राजनीतिज्ञ है, पॉलिटिकल है। हो सकता है और उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान ज्यादतियाँ भी बहुत की हों, सब कुछ किया हो, लेकिन आजम खां को इस तरह से पीछा किया जाना, ये एक डिबेटेबल टॉपिक है कि क्या आजम खां को कोई एक ऐसा है बीजेपी में जो चाहता है कि आजम खां राजनीति छोड़ दें, उनका परिवार राजनीति से बाहर हो जाए, या रामपुर उनसे छीन लें। और आजम खां को राजनीतिक रूप से चुनौती देना पहले बड़ा मुश्किल माना जाता था, लेकिन 2 चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर में आजम खां का अभिमान भी तोड़ा। आरोप कितने भी लगे कि यहाँ गड़बड़ी हो गई, वहाँ गड़बड़ी हो गई, पर अंत में जो जीतता है माना उसी का जाता है। रामपुर का बाई इलेक्शन पार्लियामेंट का आजम खां हारे, उसके बाद बाई इलेक्शन रामपुर सदर सीट का, जहाँ से वो खुद एमएलए थे, हारे, और दोनों सीट पर जीती भारतीय जनता पार्टी। अब स्वार टांडा की सीट पर भी अगला संग्राम होगा, नतीजे जो भी हों, लेकिन आजम खां और उनका परिवार लगातार राजनीति में एक हाशिए पे जा रहा है। हाशिए पे जाने का मतलब किनारे लग जाना। समाजवादी पार्टी भी अच्छे से समझ गई कि आजम खां को जिस तरह से टारगेट किया गया है वो बहुत वक्त तक राजनीति में सक्रिय रूप से खड़े नहीं हो सकते। अब आजम खां के पास विकल्प क्या बचते हैं? अब वो क्या करेंगे? डिस्क्वालीफाइड हैं, कोर्ट से अभी तक कोई ऐसी ऐतिहासिक या कोई बड़ी उनको राहत भी प्राप्त नहीं हुई है। तो अब समाजवादी पार्टी में उनका क्या भविष्य है और समाजवादी पार्टी उनका कैसा इस्तेमाल करेगी? आजम खां अब क्या करने वाले हैं? एक गंभीर विषय है राजनीतिक रूप से, जिसकी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि जिसका एक ज़माने में, जिसके नाम पर रामपुर में हवाएं चलती थी, आज कोई पलट कर देखने को तैयार नहीं है। डिस्क्वालिफिकेशन पर डिस्क्वालिफिकेशन हो रहे हैं, लेकिन आजम खां कहीं से राहत पाते हुए दिख नहीं रहे हैं। तो अब भविष्य में उनकी राजनीति क्या होगी, वो क्या करने वाले हैं, और समाजवादी पार्टी उनके विकल्प के तौर पर क्या करेगी? क्योंकि आजम खां बहुत मायूस हैं आजकल, जब टीवी पे दिखते हैं या बयान देते हुए दिखते हैं, मायूसी उनके चेहरे पर, उनके बयानों में,
उनके जज्बातों में निकलती दिखाई देती है। अब उनके बेटे के पर भी ये कार्रवाई और ये सज़ा हो जाना ये बताता है कि खां परिवार का राजनीतिक सूरज अस्त हो गया है। क्या आजम खां इन सब सारी मुश्किलों को दरकिनार करके फिर एक बार उनका सूर्योदय होगा, या फिर अब माने कि रामपुर में आजम खां की राजनीति का अवसान काल इस वक्त चल रहा है? आप कुछ बयान सुन लें, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। कल हमने प्रमुख सचिव विधानसभा को ये पत्र लिखा था कि मुरादाबाद एमपी एमएलए कोर्ट के निर्णय को संज्ञान में लेते हुए स्वार विधानसभा की सीट को रिक्त किया जाए। उसी के परिचय पर ये आज विधानसभा से ही ये पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें स्वार की विधानसभा जो सीट है उसको रिक्त किया गया है। अब हमारी मांग है कि इसमें तुरंत इस पर उपचुनाव करवाया जाए। देखिए, माननीय न्यायालय से निर्देश हुए हैं और एक न्यायालय के बाद उसके ऊपर की कई न्यायालय हैं जहां पर आदमी अपने गिरवांश कह सकता है। हमें पूरी उम्मीद है कि जो ऊपर की अदालत में वो जाएंगे तो उन्हें न्याय मिलेगा। जिस तरीके से विपक्षी नेताओं के प्रति सरकार का दमनात्मक रवैया है, उसका हर स्तर पर विरोध होना चाहिए। जिस तरीके से बदले की भावना से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही हैं, उसका हर स्तर पर विरोध होना चाहिए। लोकतंत्र में दमन की गुंजाइश नहीं है। बहनों भाइयों, 3 साल में यह दूसरा मौका है जब अब्दुल्ला आजम खां की सदस्यता रद्द हुई है। इसके पहले प्रमाण पत्र के एक प्रकरण को लेकर भी हाईकोर्ट ने उनकी सदस्यता को रद्द किया था और सुप्रीम कोर्ट से वो बचे थे। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट से उन्हें कोई राहत मिलती है या नहीं मिलती है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि रामपुर की राजनीति में सबसे ताकतवर परिवार इस वक्त हाशिए पर लग चुका है और उनका राजनीतिक भविष्य सवालों के घेरे में। राजेश चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। जेपी पांडे समाजवादी पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं, सुशील दुबे जाने माने पत्रकार और बीरेन्द्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस परिचर्चा में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। राजेश चौधरी जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूँ और आपसे इसका जवाब भी चाहता हूँ कि क्या आजम खां को भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार चेज कर रही है, टारगेट कर रही है? आपकी क्या राजनीतिक दुश्मनी है आजम खां और उनके परिवार से? देखिए, मैं आपका कार्यक्रम बड़े गौर से सुन रहा था विजय जी, और पूरे इसको सुनने के बाद मैं पूछना चाहता हूं, क्या अदालत का निर्णय भारतीय जनता पार्टी का आदेश है? उन्होंने जैसा किया उसकी सजा पाई, उनकी सजा चलेगी, इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई? कोई अपराधी क्राइम करता है तो अदालत का काम है उसको ट्रायल करके सजा देना, यदि दोषी है तो, और दोषी पे सजा हो गई। इसमें भारतीय जनता पार्टी या सरकार का कोई रोल नहीं है, कानून अपना काम कर रहा है। और रामपुर के लोगों की यदि बात करें, रामपुर के लोग तो आज राजनीतिक आतंक किसी के खिलाफ आप बहुत ही अल्प समय में 100 से ज्यादा मुकदमे लिख लेते हैं और आप फिर भी कहते हैं कि आप आजम खां के पीछे नहीं पड़े। देखिए, अपराधी होता है, जिसने जैसा किया उसको वैसा तो आजम खां इज नॉट ए क्रिमिनल, ही इज ए पॉलिटिशियन। नहीं, राजनीतिक अपराधी हो। उन्होंने गरीबों की जमीन दबाने का काम किया है, उन्होंने लाइब्रेरी को लूटने का काम किया है, उन्होंने अनेक किसानों को बर्बाद करके रख दिया है, अनेक तरह के अन्याय और अत्याचार करने का काम आजम खां ने किया है। तो आप जिस पार्टी से विधायक हैं उस पार्टी के एक सीनियर एमएलए हैं, आपकी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर है, मैं उनका नाम बताना चाहूंगा, राकेश सचान। वो सजा याफ्ता हैं और आपकी सरकार में मिनिस्टर हैं। तो कोर्ट ने उनको छोड़ दिया, उनको जमानत दे दी। जमानत दे दी, लेकिन सजा याफ्ता तो हैं। आपकी नैतिकता क्या कहती है कि उनको हटा दीजिए पद से? नहीं, सजा याफ्ता है, कोर्ट से उनको सजा मिली हुई है। ऊपर वाले कोर्ट ने रोक लगा दी है उस पर। ठीक है, ऊपरी को ये भी जाए, जो कोर्ट का आदेश होगा सरकार मानेगी। इनसे किसने मना किया? कोर्ट जाने से तो ना रोका है। कोर्ट जाए, अपना कोर्ट के सामने अपील करे, कोर्ट का जो निर्णय होगा उसको सरकार। आपने राजनीतिक अपराधी वाली बात की, इसलिए मैंने आपको रिमाइंड कराया। गो अहेड। नहीं, वो राजनीतिक अपराधी हमारी नजर में, आपके यहाँ भी है, नजर में। तो अब स्वार सीट पे क्या तैयारी है आप लोगों की? अब आप क्या करने वाले हैं? देखिए, निर्वाचन आयोग यदि चुनाव घोषित करता है तो वो चुनाव लड़ा जाएगा और जनता का जो आदेश होगा वो सब कुछ सिरोधार्य होगा। जनता इस बात को मानने में राजेश जी क्या समस्या है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी का टारगेट आजम खां है? आजम खां और उनकी फैमिली। एकदम झूठी बात है, एकदम गलत बात है। उनके और उनके परिवार पर अगर मैं फैमिली का भी जोड़ लूं तो
125 से ज्यादा मुकदमे हैं। ये किसी ने कहा था उनको कि 2 पासपोर्ट बनवाइए, 2 जन्मतिथि लिखिए, ये भारतीय जनता पार्टी कहने गई थी क्या? अरे वो मामला छूट गया सुप्रीम कोर्ट से, उसमें तो उनकी सदस्यता बहाल हो गई थी। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा था रजा रायबरेली को लूट करके ले जाइए और ले जाकर के जौहर विश्वविद्यालय में जाकर के उनको शिफ्ट कर दीजिए। ये किसने कहा था साहब? ये बीजेपी करने गई थी क्या? ओके, अच्छा एक बात बताइए, आप तो खुद एमएलए हैं, आप कभी आपने जिंदगी में धरना प्रदर्शन किया है? राजनीतिक जीवन में धरना प्रदर्शन तो करने पड़ते तो हैं। पता है कि ये अब्दुल्ला आजम को सजा धरना देने पे हुई है, आपके साथ भी यही हो सकता है। ब्रजेश जी, मुकदमा कब कायम हुआ था? ये 2008 में हुआ था, और आप भी धरना प्रदर्शन करोगे और ऐसे सजाएं होंगी तो आप लोग तो डेमोक्रेसी चलेगी कैसे? सर उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो थी नहीं, 2008 में। तो सर मैं कहना क्या चाहता हूँ वो तो सुन लो आप। नहीं, मेरी बात भी सुन लो आप भारतीय जनता पार्टी को ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी टारगेट उनको कर रही है, ऐसा नहीं है। 2008 में माननीय मायावती जी की सरकार थी, उन्होंने मुकदमा कायम किया, उसकी जांच हुई, चार्जशीट लगी, ट्रायल हुआ, और 2008 से 2023 में सजा हो रही है। तो ये कौन? सर मैं वही बात तो समझा रहा हूँ कि अगर धरना देने के मामले में ऐसा होगा तो कोई एमएलए एमपी कोई नेता धरना देने ही नहीं आएगा। आप क्यों जाओगे? आप जैसे एमएलए हो और कहीं मुकदमा हो गया आपके ऊपर तो सर पक्का है कि आपको सजा होगी और आपका सदस्यता गई। देखिए, लोकतंत्र में धरना देना तो अधिकार है हर। तो सर ये तो वही कर रहा था बेचारा, कोई पिस्तौल लेके लूटपाट थोड़ी कर रहा था। सर आप चार्जशीट को पढ़िए, कोर्ट का आदेश पढ़िए स्पष्ट रूप से, उसमें कुछ और भी किया होगा, ऐसा नहीं है। अरे मैं आगे का आपको रास्ता बता रहा हूँ कि रास्ता ठीक करिए आगे का। नहीं, मेरा सब लोग फंस जाओगे, इस जाल में सब लोग फंस जाओगे, हर पार्टी का विधायक फंसेगा। अगर धरना देने पे सजाएं होने लगी राजेश जी, कोई धरना ही देने नहीं आएगा। केवल धरना देने की सजा नहीं होगी सर, 353 लगी है, तो केवल धरना देने की सजा 353 353। और आपको भी कह रहा हूं धरना प्रदर्शन में कभी मत जाना, आप दोस्त हो हमारे विधायक हो, ये केस देखने के बाद मैं आपको सलाह देता हूं कि मत जाना, वरना मायावती जी ने दर्ज किया केस, हमने नहीं किया। ठीक बात है। जेपी पांडे मेरे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। पांडे जी, क्या आजम खां को टारगेट किया जा रहा है? ब्रिजेश जी, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। जिस तरह की बात हमारे भाजपा के प्रवक्ता मित्र कह रहे थे, तो हमें बड़ा आश्चर्य है कि वो भारत के लोकतंत्र के बारे में कुछ समझ ही नहीं है उनकी। देखिए, हम लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हैं, हम प्रतिपक्ष के नेता हैं, कोई अपराधी नहीं है। दूसरी चीज आपको ये बता दें कि जिस श्रेणी का अपराध उन्होंने किया है अब्दुल्ला आजम साहब ने, न्यायिक प्रक्रिया से जो भी फैसला आएगा हम समाजवादी लोग उसका स्वागत करेंगे, लेकिन इस श्रेणी के हजारों से अधिक मुकदमे को योगी जी ने खुद अपने ऊपर और अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर वापस ले लिया है। तो भाजपा के कार्यकर्ताओं के इस तरह के मुकदमे वापस लिए जाएं और जो हमारे मुकदमे हैं उनकी पैरवी हो। खैर, दूसरा ये बताएं आपको कि जैसा आपने ही उदाहरण दिया कि सजा याफ्ता लोग मंत्री बने हुए हैं, नंदी साहब पे भी मुकदमा है तो वो भी सजा याफ्ता स्टे है। तो अभी ये लोअर कोर्ट में था और अब्दुल्ला आजम साहब को अभी उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय जाना है। मुकदमा, एफआईआर और जेल भारत की राजनीति का प्रतीक है सर। कौन जेल नहीं गया इस देश में? नहीं, वो तो स्वाभाविक है कि समाजवादियों की तो शायद ही कोई उस पीढ़ी का नेता हो आजम खान साहब के जो जेल ना गया हो। आजादी की दूसरी लड़ाई समाजवादियों ने ही लड़ी थी। हाँ, भाजपा वाले न आजादी की पहली लड़ाई लड़े न दूसरी लड़ाई लड़े। इवेंट और मैनेजमेंट के बूते एक मसीहा की एक अकेले आदमी के बल पे चल रहे हैं तो वो अलग है। लेकिन ब्रिजेश जी, मैं ये कह रहा हूं कि इस देश में खतरा एक अब्दुल्ला आजम से मसला नहीं है, ये डेमोक्रेसी पे चोट है। अगर आप ध्यान से देखिए तो वीडेम का जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है उसमें आज हम कहां खड़े हैं? एक अकेले आदमी इसके आगे जाके राजेश चौधरी को बताया, हमारे दोस्त हैं, इनको बताया कि ये जो गड्ढा कर रहे हो ना, एक दिन खुद से भी गुजरना है, इसमें हर कोई चोट खाएगा। गड्ढा ही थोड़ी देखता है कि सामने वाला चौधरी जी है कि पांडे जी हैं या सुशील दुबे हैं, सब गिरोगे इसमें, सबके लिए मुसीबत होगी, कोई धरना ही नहीं दे पाएगा। ये केवल ब्रिजेश जी एक विधायकों के लिए नहीं है, ये लोकतंत्र पे हमला है। सदन के भीतर अगर कुछ बोलेंगे आप तो ये भी खुद अधिसूचना जो जारी हुई है, विधानसभा सचिवालय स्पीकर के अधीन ही आता है।
इतनी जल्दबाजी में किया गया है, बिना राजनीतिक दबाव के नहीं किया गया। तो अब तैयार हो जाइए स्वार में चुनाव लड़ने के लिए। पांडे जी, क्या आपकी पार्टी तैयार है एक और उपचुनाव के लिए? नहीं, समाजवादी तो 24 घंटा तैयार रहते हैं, और जिस तरह से राज्य प्रायोजित मतलब इस तरह का अत्याचार किया जाएगा उसकी प्रतिक्रिया ही होनी है। शुक्रिया आपका, धन्यवाद। मैं सुरेंद्र राजपूत जी को आमंत्रित करता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। सुरेंद्र जी, शुक्रिया कि आजम खां का जानबूझकर पीछा हो रहा है। उनके बेटे का मसला देखिए, 3 साल में 2 बार डिस्क्वालिफिकेशन, आजम खां का डिस्क्वालिफिकेशन, उनकी पत्नी का वाला भी इशू आप देखिए। ये क्या आजम खां का वाकई में पीछा हो रहा है? ब्रजेश जी, अगर मुझे क्षमा करें तो मैं स्पष्ट रूप से कहूं कि आतंक का राज है, और बुलडोजर के आतंक का राज है, बाबा बुलडोजर के आतंक का राज है। और कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में इस तरीके से कहा जा रहा है, लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, संविधान को कुचला जा रहा है, संविधान की आत्मा को कुचला जा रहा है। अब्दुल्ला आजम साहब के नाम पर हो चाहे कानपुर के नाम पर हो, आपके सामने परिस्थितियां हैं। आप देखिए, पहले से ही अगर आज की डेट में इतना लोमहर्षक घटना हुई है और कानपुर की, उस पर भी जरा सी बात हो जाए, अब्दुल्ला आजम पर भी। हाँ, बोलिए, आप दोनों पे बोल सकते हैं जी। तो मैं आप इस समय इस चीज को देखिए कि आप हो, आपके साथी मीडिया के मित्र हो, मैं आपसे नहीं कह रहा, जो आपके साथी मीडिया के मित्र सर, और हर बार आप मेरे दोस्तों को गरिया के जाते हैं, ठीक नहीं है। जैसे मैं आपके घर आऊं और आपके दोस्तों को गाली दूं, ठीक नहीं लगेगा ना? नहीं, मेरे दोस्तों को भला बुरा कहते हैं, उनके चैनल पे जाओ और उनको चाहे जो कहे के आओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आज पहली बार मैं आपके दोस्तों को बुरा नहीं कह रहा हूं, आप बोलो सर, याद दिला रहा हूं। मैं आपके जरिए याद दिला रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के मित्र, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और आपके जो अन्य मीडिया के साथी हैं, जो जिस वक्त कह रहे थे कि बुलडोजर जो है आज की डेट में न्याय का प्रतीक है, बुलडोजर से ये हो गया, ये माफिया चला गया, वो माफिया चला गया, ये बुलडोजर ने ऐसा कर दिया, वो बुलडोजर ने वैसा कर दिया। आज जब बुलडोजर किसी गरीब की झोपड़ी पर चला है तो सारे के सारे सन्न हैं। मैं पहले से कहता था, कांग्रेस पहले से कहती थी कि बुलडोजर कभी न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता, बुलडोजर आतंक का प्रतीक है। बुलडोजर के नाम पर जिन लोगों ने भी न्याय तंत्र को और क्या नाम अदालत को और संविधान को अपनी जेब में गिरवी रखने की कोशिश की है, आज उनके लिए सब आज झांकने का दिन है कि आज जिसको कहते हैं ना कि आज उसके घर पे बुलडोजर चला है और कल हमारे और आपके घर पर भी चलेगा। एक और मसला रिमाइंड कराना चाहता हूं, ये राजेश चौधरी से मैंने जो बात कही कि धरना देने पर भी अगर ये मसला हुआ तो फिर डेमोक्रेसी में जनता की बात कहने कोई आएगा कैसे? मैं वही बात आपसे कहना चाह रहा हूं एक लाइन में। आप मुझे ब्रजेश भाई बता दीजिए कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में एक झोपड़ी को गिराने के लिए बुलडोजर की आवश्यकता बता दीजिए। जो काम नहीं है, बहुत ही गलत है वो। 2 मजदूर जो काम कर सकते थे तो और सबसे बड़ी बात कहा जा रहा है डीएम ने ये किया और हमने चालक को गिरफ्तार कर लिया हमने। अरे भाई, योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दें, क्योंकि उनके नाम से बुलडोजर चल रहा है, उनके नाम से डीएम और एसपी ये गैर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, उनके नाम से सारा आतंक हो रहा है। कानून के नाम पे, कानून का नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आतंक चल रहा है। उनके नाम से उनकी राज्य मंत्रियों के साथी समर्थक लोग गाली गलौज कर रहे हैं पीड़ित परिवार के साथ, और कोई नहीं बोल रहा उनके लिए। आप देखिए ना, सर, कोई ये नहीं बताओ कि अब्दुल्ला आजम खां वाले प्रकरण से कोई सबक लिए हैं? सजा भी हो जाएगी। मैं अब्दुल्ला हेट स्पीच का मुकदमा हुआ तो सजा आपको भी है सर। मैं आपसे बहुत स्पष्ट बताता हूं, राजेश चौधरी जी को भी बताना चाह रहा हूं कि राजेश चौधरी जी, जिस आर्टिकल में, संविधान की जिस धारा में अब्दुल्ला आजम साहब के खिलाफ ये मैक्सिमम कार्रवाई हुई है, जिसको कहते हैं ना कि 2 महीने से लेकर 2 साल की पनिशमेंट, जिस पे ये कार्रवाई हुई है, उस पे लगभग 403 की विधानसभा में शायद 350 लोगों की सदस्यता चली जाएगी, शायद 350 लोगों की। इस चीज को याद रखिएगा आप। 353 नहीं, मेरा लार्जर पिक्चर है, मेरी क्वेश्चन है कि भाई जनता के मुद्दे से मान लो बिजली नहीं आ रही जी, तो विधायक तो जाएगा ना प्रदर्शन करने। वही मैं आपसे, तो पुलिस क्या करेगी? मुकदमा लिखेगी और विधायक जी को जेल, सजा और गई सदस्यता। राजेश चौधरी जी सहित 300-350 एमएलओ की सदस्यता जाने वाली है। अगर ये आप डरवाओ मत उनको, आप डरवाओ मत। मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, 350 लोगों की, हर आदमी, आप डर फैला रहे हो जी, हर आदमी यही होता है। अगर आप किलो में नापे, और हम अब्दुल्ला आजम साहब से भी कहना चाहते हैं, आजम खान साहब से भी कहना चाहते हैं कि मैं जख्मी होकर भी जालिम के लश्कर से मुकाबिल हूं कि तुम मायूस मत होना, तुम्हारा यार जिंदा है, हम लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, तो हम लड़ाई लड़ेंगे। लगाया है उनका जी,
कांग्रेस नहीं, वालों नहीं। ने शिकायत की थी। शिकायत बाद में आप बिल्कुल उनको हम हटा लड़ेंगे, दो, उनसे पार्टी भी से लड़ेंगे। अलग बात है। कांड नहीं, नहीं, आजम हम- खां के साथ जो बेस तैयार हुआ वो कांग्रेस ने कराया। मैं कांग्रेस के लोगों ने कांग्रेस का उन्होंने विरोध किया, उन्होंने कांग्रेस का विरोध किया। तो सर आज कांग्रेस क्यों ने- कह रहे हो कि मायूस न होना, हम साथ खड़े हैं? क्योंकि आज लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। कहते हैं ना Alright, कि sir. मैं आज आपके- लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। कहते हैं Thank ना you. कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है और आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका सर, है। मैं तो और अपने उसके सभी कत्ल पे दोस्तों मैं से भी कहता चुप हूं, था, भैया मेरा धरना नंबर प्रदर्शन आया से बाज और जाओ। मेरे कत्ल पे चुप तुम भी चुप हो। राजेश चौधरी जी अगला नंबर आपका है। ठीक, आप धमकाओ याद मत सर रखिएगा उनको। मेरी बात को। डराओ मत डरा उनको। नहीं रहा हूं आपको, डराओ सावधान मत सर कर रहा उनको, हूं। डराओ मत। रोहित अग्रवाल मेरे साथ मौजूद है, राष्ट्रीय लोकदल के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और प्रवक्ता। रोहित, शुक्रिया आपका। थोड़ा संभाल कर धरना प्रदर्शन करने जाना, क्योंकि मुकदमा लिख गया तो चुनाव भी लड़ना आपके लिए मुश्किल होगा। ये हो क्या रहा है आजम खान और उनके परिवार के साथ? ये जी जो हो रहा है वो जनता के सामने है और जनता देख रही है। ऐसा तो है नहीं कि हम आप नहीं समझ रहे हैं। यहाँ पे अगर पैनल में अगर आप किसी बच्चे को भी बैठा लेते तो वो भी समझ रहा होता कि क्या हो रहा है। जब आप बैलेट से नहीं जीत बैठाया है पाते हो। भैया, बच्चा पहचानो तो सही, बैठा रखा है इस पैनल में कोई? नहीं बस ठीक कोई बात है। पहचान ले ठीक से। बोलिए रोहित, गो अहेड। तो देखिए स्थिति ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी पद पार्टी स्थापित कर रही है, तैयार रहे वापस मिलेगा। ऐसा थोड़ी ना भाई, जो आप कल्चर स्थापित करेंगे वही कल्चर आपको धमकी वापस दे रहे मिलेगा। हो? नहीं, धमकी नहीं दे रहे हैं। देखिए अमृत पी के तो कोई नहीं आया ब्रिजेश जी। जीवन भर सत्ता में तो आप भी नहीं रहोगे भाई। जीवन भर सत्ता में कांग्रेस नहीं रही, राष्ट्रीय लोकदल नहीं रही, समाजवादी पार्टी अरे नहीं भैया, रही, कोर्ट ने सजा तो दी है, बीजेपी कोई भी नहीं रहेगी। बीजेपी की अदालत में नहीं हुई सजा। नहीं, अच्छी बात है। कल हम जा रहे हैं कानपुर के परिवार को न्याय दिलाने के लिए, उस ब्राह्मण परिवार को न्याय दिलाने के लिए कहाँ जा जिस पे रहे हो? बुलडोजर चला है उस कानपुर? हाँ, कानपुर जा रहे हैं। मैं देख लो, फोर्स प्रतिनिधिमंडल बहुत का लगी हिस्सा है। हूँ और कर दे मुकदमा, कर दे। मैं तो बता रहा हूँ, आज ही बता रहा हूँ, एडवांस में बता रहा हूँ। जा रहे हैं हम कानपुर न्याय दिलाने के लिए। तो देखिए ऐसा है, आजम खान साहब का जो परिवार है, आप वो विधायकी और सांसदी इन सबसे बहुत ऊपर है। विधायक और सांसदी खाली जो है नेता नहीं होता। जनता की सेवा करने के लिए दिल में जज्बा चाहिए। विधायकी और सांसदी और सरकार नहीं चाहिए। रामपुर के अंदर जन जन से पूछ लीजिए कि उनके दिल में कौन रहता है। विधायक तो कोई भी बन सकता है। जो विधायक आज बने हैं आकाश सक्सेना जी, क्या वो जनता के दिलों में है? 15% और 16% वोट पाके आप विधायक बने हो। हाँ, 15% वोट पाके, 15% वोट। और वो 15% भी किसने डाला है वोट, वो हम सब ने देखा है। तो आप सत्ता के दम पे अगर आप एक आध सीट जीत जाएं, 2-4 सीट जीत जाएं, उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता के दिल में कौन रहता है ये मैटर करता है। देखो, कल जाओगे कानपुर, रोड रोकोगे, मुकदमा होगा, जी, सुनवाई चलेगी, हाँ, सजा हो जाएगी। तब तक हो सकता है 10-15 साल में विधायक सांसद बन जाओ, तो जो रहोगे हाथ से चला जाएगा। तो सोच समझ के धरना प्रदर्शन करो। नहीं ब्रजेश जी, बिल्कुल सोच समझ के ही जनता की सेवा करने अब्दुल्ला का, आजम वाले से संदेश यही है। नहीं, जनता की सेवा करने का निर्णय सोच समझ के ही किया है। ना हम भारतीय जनता पार्टी से डरते हैं और ना हम भारतीय जनता पार्टी के मुकदमों से डरते हैं और ना इनके षड्यंत्रों से डरते हैं। देखिए, हम चौधरी चरण सिंह जी वादी हैं और हमने हमेशा हक की आवाज के लिए, कभी जातिवादी नहीं थे और आपने अपने बयान जब आपने शुरू किया तभी आपने जातिवादी बात शुरू कर दी थी। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। आपको भी तकलीफ हो रही होगी ना, क्योंकि ब्राह्मण नाम से ही तकलीफ होती है आजकल तो लोगों को। मेरे तो मुझे लगता है कि जिस मैं तरीके जाति के खिलाफ हूं। मैं जातिवादी नहीं, जो भी व्यक्ति है मैं उनके पसंद नहीं करता। ब्राह्मण नाम से ही बहुत बात लोगों को ब्राह्मण तकलीफ की है ही नहीं। आपको भी तकलीफ होगी जातिवाद ब्रजेश गलत जी। है। नहीं, मैं तो बिल्कुल। कलंक मानता हूं जातिवाद हाँ, को। तो मैं भी कलंक और मानता आप भी हूं। कलंक मानो। जातिवाद हाँ। नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करनी अंतरजातीय चाहिए। अंतर धार्मिक विवाह का प्रारंभ करने वाला कोई व्यक्ति था, वो थे श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी। तो इसलिए हमको तो ये ज्ञान मत दीजिए कि जातिवाद क्या होता है। लेकिन मुझे पता है कि जैसे ही मैंने ब्राह्मण का नाम लिया आपको भी दर्द हो गया होगा, क्योंकि जिस तरीके की गालियां ब्राह्मणों को दी जा रही हैं, जिस तरीके की गालियां मुसलमानों को दी जा रही हैं, जिस तरीके से वैश्य समाज को जीएसटी के डंडे से डराया जा रहा है, ये साफ है कि इनके तो एजेंडे कुछ में और खेल रहे हो ब्राह्मण, आज। मुसलमान, वैश्य ये सब ना, नहीं ना, है। ना, ना, कुछ और खेल रहे हो आज आप। नहीं, कुछ नहीं खेल रहे विजय जी, हम खेलते ही नहीं। हम तो जनता की मुद्दे उठाते हैं, हम तो जनता के सेवा के मुद्दे उठाते गन्ना हैं। किसानों वाली पार्टी, ये बनिया मुसलमान ब्राह्मण, ठीक बात ये है। क्या है? गन्ना किसान का रेट घोषित हुआ है विजय जी, जो पिछले साल था वही अरे रेट मिल मिलेगा। जाएगा, तसल्ली कब? रखो। 3 महीने से राष्ट्रीय लोकदल लाखों चिट्ठियां किसानों से लिखवा के मुख्यमंत्री जी को भिजवाई, तब गन्ने का रेट घोषित हुआ है। 15 दिन का पेराई सत्र बचा है। गन्ना की पेराई सत्र 15 दिन का बचा है और गन्ना किसान का रेट घोषित हुआ है। वो पता चला है कि जो पिछले साल वाला है वही मिलेगा। तो अब आप देखिए, पिछले साल से अभी तक बिजली के दाम कितने बढ़े, पानी के दाम कितने बढ़े,
और मजदूरी के दाम कितने बढ़े, पर गन्ना किसान का रेट नहीं बढ़ेगा जी। तो ये ना तो गन्ना किसान की सुनते हैं, ना तो ये जनता की सुनते हैं। ये सुनते किसके हैं मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा। ये सरकार किसके लिए आप चला रहे हो? जनता के लिए चला रहे हो या भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ सत्ता में बनाए रखने के लिए चला रहे हो? देखिए ब्रजेश जी, एक स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है कि आजम खान के परिवार के ऊपर आप अत्याचार तो कर सकते हैं, पर जनता के दिलों से उसको निकाल पाना आपके बस की बात नहीं है। इसीलिए सुरेंद्र जी की ऑडियो कनेक्ट की जाए भाई जी, आप कंप्लीट करें। लोकतांत्रिक तरीके से ये चुनाव लड़ लें। अभी पिछली सीट पे किस तरीके से चुनाव हुआ जिसपे आजम खान साहब को इन्होंने हराया है, उसमें 15% वोट पाके इनका कैंडिडेट जीता है। एक सीट खतौली क्या जीत लियो ऐसा अकड़ रहे हो? खतौली पटक के आए हैं ब्रजेश जी, कह रहे थे बाहरी आया है, भारी निकला ब्रजेश जी। एक सीट जीत के एक नहीं ऐठन। अरे ओके, ब्रजेश जी, सुशील देखिए, दुबे, जनता के थैंक यू, दिलों में शुक्रिया आपका रोहित, धन्यवाद। मैं सुशील दुबे जी को आमंत्रित करता हूं। सुशील दुबे जी, इस तरह तो कोई विधायक, कोई नेता जनता के मसलों पे धरना देने जाएगा ही नहीं बेचारा। जब ऐसे हालात होंगे कि प्रदर्शन करो सजा, कैसे जाएगा कोई? मीडिया मास्टर ब्रजेश जी, योगी योगी योगी, जैसे हाउस में राहुल कोई सवाल उठाते हैं तो सांसद कहते हैं मोदी मोदी मोदी, तो मैं उत्तर प्रदेश में हूँ इसलिए योगी 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 करूँगा। अब ब्रजेश जी, हमें आज से 50 साल पहले की पिक्चर याद आ रही है, वक्त वल्लाद साहनी वाली। क्या वक्त था, क्या था और कहाँ से कहाँ पहुँचे। उत्तर प्रदेश आज देख रहा है कि एक ज़माने में जब मुलायम सिंह यादव यहाँ पर चीफ मिनिस्टर होते थे तो वही G20 वाले समिट वाले संत योगी जी संसद में असहज हुए थे। लोग कहते रोए थे, वो वीडियो है, रोए भी थे, अपनी शिकायत भी दर्ज कराई थी। वक्त ने आज यहाँ पर लाके खड़ा कर दिया कि लोकसभा उनको पद्म भूषण दे रही है और उनके प्रिय पात्र को, उनके भतीजे को आज इस हालत में खड़ा कर दिया कि वोटर भी नहीं आजम खां। आजम खां के नाम वोटर लिस्ट से भी जा चुका है। और ये वक्त की मार होती है, बहुत बोल बचन नहीं होना चाहिए। ये ज़्यादा देखिए, जब आज टारगेट जो हुआ आजम के साथ ठीक हुआ, मतलब मैं इस बात पे नहीं कह सकता कि ठीक हुआ गलत हुआ, लेकिन इसमें चिंतन तो होना ही चाहिए कि आजम खान ने ऐसा क्यों किया, कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, या ऐसा उन्होंने क्यों किया कि उनकी 2 मार्कशीट हुई, ऐसा उन्होंने क्यों किया कि उनकी अपनी पत्नी, लड़के और अपने के अलावा कोई ऐसा आदमी नहीं खड़ा कर पाए जो जनता को स्वीकार हो। ऐसा क्यों करेंगे वो, ऐसा वो आज तक कोई दूसरा लीडरशिप क्यों नहीं खड़ी कर पाया? चुनाव जीतते क्यों रहे वो? ये मुकद्दर उस समय उनकी थी, ये मुकद्दर आज योगी की है। ये मुकद्दर की बात है, समय की बात है, समय का फेर चलता है। और आप देखिएगा 100% जीत जाएंगे योगी जी। जैसे ये बुलडोजर जो योगी का बुलडोजर है, ये कानपुर देहात में केवल मात्र नेहा जैन का बुलडोजर था, इसमें योगी का कोई रोल नहीं। ये केवल खुन्नस में, लेखपाल की खुन्नस में नेहा जैन ने पर्सनल इशू बना के किया है। 1 करोड़ का मुआवजा नेहा जैन के पर्सनल खाते से जाना चाहिए, योगी सरकार क्यों दे? ऐसे ही कुछ चीज़ें पर्सनलाइज हो जाती हैं पॉलिटिक्स में। ये चीज़ आजम खां वाली, देखिए इसी चैनल पे आपको मैंने कई बार कहा था, हिंदू धर्म में 4 वर्ण हैं, गृहस्थ भी है, ब्रह्मचर्य भी है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आप ये बताइए कि अगर सिर्फ धरना प्रदर्शन पर ही अगर सजा हो जाएगी तो ये सबको चिंता करें। 14 के बाद के हिंदू बदल गए, 14 के बाद का देश में राजनीति बदल गई, 14 के बाद का डिजाइनर पीएम कितने होते थे, आज 14 के बाद के पीएम बदल गए, उनकी स्थिति बदल गई। तो आज की तारीख में राजनीति बहुत अलग करवट ले रही है, वो करवट ले रही है। ये गलत है। मैं बिल्कुल लोकतांत्रिक, देखिए धरना प्रदर्शन, मैंने भी एक जमाने में हजारों धरना प्रदर्शन किए। मुकदमा हुआ कभी? नहीं, मुकदमा हुआ, लेकिन वो नॉर्मल लेवल पे हुआ। उस समय ये सब चीजें नहीं होती थी, इतना नहीं होता था उस समय। ये सब चीजें नहीं होती थी से क्या मतलब? ये सब चीजें मीन्स आपस में ये राजनीतिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती थी किसी चीज को। देखिए अब ये बात तो कहीं ना कहीं संदेह करती है, अदानी एकदम से 7 साल में नंबर 2 हो गए और नंबर 24 में आ गए। ऐसे ये ना कहीं शो करती है, संदेह घेरे में लाती है कि तत्काल एक फैक्स गया, वोटर लिस्ट खत्म, एक फैक्स गया, आजम खां की संस्था खत्म। दोनों तरफ से खेल रहे हो आप, एक तरफ से बात रखो, एक फैक्स गया, गेंद भी आप फेंकोगे और खेलोगे भी आप। अब जो स्थितियां वर्तमान है उनको करना ही पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा। हाँ तो ये कहो ना, बताना ही पड़ेगा, लेकिन लोकतांत्रिक, लेकिन इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, है ना? इतनी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। और कम से कम जब एक घर को एक मुखिया को आप प्रताड़ित करके एकदम किनारे लगा ही चुके हो, बर्फ में सिल्ली में लगा ही चुके हो, तो देखिए आगे। पर आप तो कह रहे हैं जो किए वही भोग रहे हैं। देखिए बोल वचन तो किए हैं, उसी लिया टारगेट पे हैं,
ऐसा नहीं है। और लोग टारगेट पे क्यों नहीं है? और इनका एक वोट का हर पार्टी वोट की पॉलिटिक्स करती है। योगी जी की भारतीय जनता पार्टी भी इसका ये करके वोट की पॉलिटिक्स कर रही है। वो उनका मैसेज जा रहा है। ये कह रहा हूं कि ये सभी पार्टी के नेताओं के लिए बड़े खतरे का संकेत है। लखीमपुर में थार ने रौन तो दिया था, 7 सीटें जीत गई। ये मैसेज जा रहा है। ये ऑलराइट सर, बीरेन जी भी हमारे साथ डिबेट में आ गए। बीरेन जी, अब्दुल्ला आजम खां के बेटे अब्दुल्ला को की सदस्यता चली गई है। इसके पहले आजम खां की गई, फिर उनकी पत्नी भी हार गई चुनाव। अब उनका परिवार राजनीति में रामपुर में एकदम हाशिए पर लग चुका है, ना संसद में है और ना विधानसभा में। देखिए, एक साहित्यकार ने लिखा है कि वो अक्सर देता है मुझे मिसालें परिंदों की, साफ साफ नहीं कहता कि मेरा शहर छोड़ दो। तो ये सरकार का साफ संकेत है कि अब सियासत छोड़ दो, तुम्हारे बस का नहीं है, सियासत चलने नहीं पाएगी। एक वक्त था जब वो कानून की किताब अपनी जेब में रख के घूमते थे। आजम खां से बड़ा नेता शायद ही उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई रहा हो। और समाजवादी पार्टी में उनकी तुनक मिजाजी थी, उनके नखरे थे, उनके गुस्सा था कि बड़े बड़े आदमी, बड़े बड़े अफसर उनका सामना नहीं कर पाते थे। पुलिस और कलेक्टर को वो अपने जूते का फीता बंधवाने के लिए कहते थे। पूरे प्रदेश की पुलिस उनकी भैंस ढूंढने में लग जाती थी। आज उसी पुलिस को देखकर वो डर जाते हैं। आज उसी कलेक्टर ने क्या से क्या कर दिया। 27 महीना से ज़्यादा उनको जेल में रहना पड़ा। जो कपड़ों का रंग देखकर भी व्यंग करते थे और वो तमाम सारी चीज़ों पर खुलेआम बोलते थे। आज पूरा परिवार, ब्रजेश जी, कहा जाता है कि जो उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, जवाहर यूनिवर्सिटी, बहुत सी लोगों की ज़मीन कब्जा करके वो बनाई, ये आरोप उन पर लगे। आज उनकी सारी सियासी ज़मीन ही चली गई। यूनिवर्सिटी की ज़मीन कब्जाते कब्जाते अपनी ज़मीन खो गए। पत्नी, खुद, बेटा, 2-2 बार अगर किसी की विधानसभा सदस्यता जाने का रिकॉर्ड बना तो वो फिर अब्दुल्ला आजम के नाम बना, और ये दूसरी बार हुआ। देखिए, एक चीज़ तो ये कह सकते हैं आप कि 2022 के चुनाव में जब पूरे प्रदेश के मुसलमानों ने एक तरफा वोट समाजवादी पार्टी को दिया और समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आ पाई, उसके बाद से फिर मुस्लिम समाज के कुछ बड़े लीडर समाजवादी पार्टी में जो हैं उन पर ज़रूर सरकार ने शिकंजा कसा। उसमें आप आजम खां को भी देख लीजिए, अब्दुल्ला हैं, और एक कानपुर वाले आजकल जेल में हैं, इरफान सोलंकी। इसके अलावा बीजेपी के पास 2-3 नाम बड़े अच्छे रहे, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद। इनके नाम पर हिंदुओं को खूब खुश भी किया, खूब वोट भी लिया। अभी इसमें मेरठ के भी हाजी याकूब कुरैशी भी फंस गए इसी जाल में, वो भी आ गए हैं। तो ये चक्का चल रहा है बुलडोजर का। अब इसमें हिंदू वोट तो खुश है। देखिए, आजम खां पे कार्रवाई हो या और जो नाम मैंने गिनाए, इसका फ़ायदा बीजेपी ले रही है। और यही वजह है कि अब जो कैबिनेट मंत्री रहा हो, 8-8 बार विधायक सांसद रहा हो, वो पर मुर्गी चोरी का आरोप लगाओ, भैंस चोरी का आरोप, किताब चोरी का आरोप, कितनी चोरी वो करता था। का ज़िंदगी भर चोरिए किया आजम खां, उनके परिवार ने कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन इतनी जलालत भरे आरोप लगे कि हम आप भी थक जाएं सुनते सुनते। आज आजम खां को ये बात समझ में आई होगी कि जब वक्त चला जाता है तो कोई मलहम लगाने वाला भी नहीं मिलता। ये सियासत का एक ऐसा स्वरूप हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं कि जिसकी तूती बोलती थी, जिसके लिए लखनऊ से रामपुर की ट्रेनों में बरेली के सारे टिकट बुक रहते थे, जितनी ट्रेनें चलती थी, आज वो दरबदर है। आज उसके परिवार पर रोज एक नया आज हमला हो रहा है, रोज एक नई कयामत आ रही है। ब्रजेश जी, बड़ा दुर्भाग्य है, लोग उसको अपने अपने नज़रिए से देखते हैं। लेकिन हम आप ये कह सकते हैं कि जब ताकत में रहो, सत्ता में रहो, तो झुक कर चलो, लोगों का सम्मान करो, जनता का। नहीं तो भगवान ने कभी किसी का अहंकार बहुत लंबे समय तक नहीं चलने दिया। और वक्त और भगवान से ऊपर तो शायद कोई नहीं इस देश में, इस दुनिया में। और इसको कोई नेता हो उसको भी समझना पड़ेगा, हमको, आपको, सबको समझना पड़ेगा।
आजम खां भी उसी में के हैं और आज उनका बेटे की सदस्यता चली, अब उनका लड़ना ही नहीं चाहिए। जब हर तीसरे महीना सदस्यता याद है घर भर के, तो क्या करे, चुनाव लड़के झुआ हुआ मुकदमा अपने ऊपर लदवाए रहे हो और ऊपर से पार्टी की भी फजीहत होत रहे। बंद करो आप। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि जब हेट स्पीच का मामला आएगा तो आजम खां फंसेंगे, इरफान सोलंकी फंसेंगे, तमाम और लोग फंसेंगे, लेकिन ओवैसी पे कार्रवाई नहीं होगी, यति नरसिंहानंद पे कार्रवाई नहीं होगी, कपिल मिश्रा, अनुराग, साध्वी प्रज्ञा, इन लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी। देखिए, रूल ऑफ लॉ की जो समानता की बात है, वहाँ पर लोग इस मामले में सरकार पर उंगली उठा सकते हैं, उनको ये सवाल पूछा जा सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि कानून हमेशा ऐसे चला है, जो ताकत में रहा है उसने थोड़ा बहुत तो कानून का इधर उधर किया ही है और लोग इतना मानते भी हैं। देखिए, बीजेपी चाहे जो करे, लेकिन लोग वोट तो दे ही रहे हैं ना। तो आजम खां पे कार्रवाई को आप इसी रूप में देखिए कि सरकार अपने वोट बैंक को बढ़ा रही है, बीजेपी को इससे फायदा है। अब समाजवादी पार्टी का क्या है वो जाने, क्योंकि इधर रामचरितमानस का मामला चल रहा है, मौर्या का मामला गरमाया है। सुना है कि आज कहीं पर पकड़ा हो गया और वहाँ कुर्ता उर्ता फट गया, मारपीट हो गई है एक साधु से और अयोध्या के और मौर्या जी के लोगों से वहाँ पर। अब उसमें भी देखिए मुकदमा हो सकता है कल तक हो। खैर, वसीम बरेलवी की एक लाइन है कि जब वक्त की ढलान आती है तो सबको ढलना पड़ता है। एक वक्त जीवन में सबके आता है। आप इसको क्या आजम खां के राजनीतिक जीवन का अवसान काल मान सकते हैं कि वो समापन की ओर जा रहा है, अब उनका राजनीतिक अंत हो चुका है और उनके परिवार का उत्थान नहीं होगा। आप इसको इस रूप में भी देख सकते हैं। बहरहाल, वसीम बरेलवी ने लिखा है कि तेरे खुलूस से मैं मुतमईन नहीं, लेकिन तेरे खुलूस से फिर भी बहलना पड़ता है और जुल्म खिलाफ है, जुल्म बगावत भी करनी पड़ती है, गलत निज़ाम को आखिर बदलना पड़ता है। और यारों, हम ही नहीं सिर्फ लड़खड़ाए हैं, मियाँ ढलान पर आकर सबको संभलना पड़ता है। और हमारे हाल परेशान पे तबसरा मत कर, जो आफ्ताब है उसको भी एक दिन ढलना पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट उपलब्ध कराने के लिए। वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं बहनों भाइयों, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजेश चौधरी इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजेश जी, डिबेट के पहले राउंड में विपक्ष ने कई गंभीर आरोप आपके ऊपर लगाए हैं, पहले आप उनका जवाब दे दीजिए, फिर मैं आपको आगे सवाल करता हूँ। देखिए, 2-3 आरोप लगाए। कांग्रेस की प्रवक्ता बुलडोजर की बात कर रहे थे, तो अभी मैं अखबार में न्यूज पढ़ रहा था, अशोक गहलोत का बुलडोजर भी चल रहा था, वो भी बाबा की कॉपी कर रहे हैं। तो क्या वहां सही चल रहा है और यहाँ गलत चल रहा है? किसी अपराधी के घर पर मान लो अशोक गहलोत ने बुलडोजर चलाया, वो ठीक था, और यहाँ अपराधी के घर पर बुलडोजर चला, झोपड़ी में बुलडोजर चला, इसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं? वो गलत है, एकदम गलत है। मैं उसके बिल्कुल समर्थन में नहीं हूँ और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और सख्त कार्रवाई होगी। सरकारें सख्त कार्रवाई करेगी। झोपड़ी की जो घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार पूरी तरह से गंभीर है और लोगों पर कार्रवाई होगी। दूसरी बात कर रहे थे चुनाव जीतने की, जल्दबाजी क्यों दिखाई इन्होंने सदस्यता समाप्त करने की? हमारे सैनी जी खतौली से विधायक थे मान्यवर, आपको ध्यान रखना चाहिए, 24 घंटे के अंदर उनकी भी सदस्यता चली गई, उसमें भी देरी नहीं की। जवा रहा हूँ, कोई बीच में नहीं, सबको टाइम मिलेगा, बराबर टाइम मिलेगा, अपने अपने बारे में बोलिए राजेश जी। इतना टारगेट भारतीय जनता पार्टी को सारे प्रवक्ता रद्दू कर रहे हैं, सब विद्वान है, सब हमारा झूठ इतने बड़े चैनल पे बैठ करके बोला जा रहा है। मायावती जी के शासन में FIR दर्ज होती है, ट्रायल होता है और कोर्ट उसको सजा देती है, तो इसमें योगी जी और भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई? साहब मुझे ये जवाब दे दो, ये कौन सा कोर्ट है जो बीजेपी का कोर्ट है? ये कौन सी अदालत है जो हमारे आदेश से चलती है? तो ये जनता सब जानती है। ये सब बेनकाम चेहरे अपनी कमी छुपाने के लिए केवल सरकार को टारगेट करने, थोड़ा आपका भी मन तो दहल गया होगा ना कि अगर ऐसे मामलों पे सजा होगी तो फिर आप लोग क्या करोगे राजनीति में? अब किसी को भी होगा, बहुत स्वाभाविक बात है, जो स्पष्ट बात करता हूँ, छोटे अपराध में किसी को सजा होगा, पर एक कोर्ट में कैसे बोली उठाएंगे हम साहब?
मान लो कोर्ट ने कुछ गलती किया है तो बड़े कोर्ट में जाएंगे, वहां जाकर के अपील करेंगे और अपील करना चाहिए उनको। तो अब इसमें हमारा क्या दोष आ गया? दूसरी बात, आजम खान की बात कर रहे थे, आजम खान का समय बदल गया है। भारत माँ को डायन कहने वाले को दुनिया में यदि परमात्मा भी तो है, वो भी तो देख रहा होगा। गरीबों की जमीन जमा कब्जा कर उस पर जुल्म किया है, वो भी तो दुनिया ने देखा होगा। जो अंडरवियर का कलर महिलाओं का बताने का काम करता है, जो जूते साफ IAS ऑफिसर से करने की बात करता है, जो तनखैया कहता है, ऐसे अनेक विवादित बयान आपको अपनी लाइब्रेरी में मिल जाएंगे। आजम खां का क्या कैरेक्टर रहा है सब जानते हैं। आज पूरे देश के अंदर खुशी मनाई जा रही है कि एक अपराधी को, चाहे वो राजनीतिक अपराधी था चाहे वो था, उसको सजा हो रही है और न्यायपालिका अपने ठीक से काम कर रही है। मैं जेपी पांडे को आमंत्रित करता हूं। जेपी पांडे जी, मसला ये कि जो किया है वही भुगत रहे हैं। इनकी प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन जो किया है वो नहीं भुगत रहे हैं। ये प्रतिशोध की अभिव्यक्ति है। दुनिया जानती है कि जो अगर जिस पैमाने पे ये कह रहे हैं कि जो किया है हेट स्पीच की, अगर फहरिस्त अभी हमारे मित्र RLD प्रवक्ता बता ही रहे थे, आपको वीरेंद्र जी ने भी बताया, तो उसमें तो भाजपा और RSS के आनुषंगिक संगठनों की इतनी लंबी लिस्ट है ब्रिजेश जी कि हम पढ़ नहीं पाएंगे, डिबेट का समय पूरा हो जाएगा। तो ये तो निश्चित हो चुका है कि आजम खान साहब के परिवार के सदस्यों पे जो कार्रवाई हुई है वो प्रतिशोध की। और मैं पहले भी कह रहा था कि योगी मोदी की सरकार को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट वीडेम ने निर्वाचित तानाशाह कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। और ये निरंकुश सरकार सदन में विधायकों को डरा रही है, चूंकि असहमति के स्वर वहां सुनने पड़ते हैं। अभिव्यक्ति के आजादी के जो हरकारे मीडिया के भाई हैं, उनके घर छापे मारे जा रहे हैं। जब BBC के यहाँ छापे मारे जाते हैं तो हाँ, और छोटे चैनल क्या बचेंगे? दूसरा ये है कि इनको सदन चाहिए, लेकिन ये गूंगा बहरा सदन चाहिए जहां कोई लोग इनके आदेश पे ठप्पा लगाने वाले हो। न्यायपालिका चाहिए, लेकिन वो इनके निर्णयों को पलटे नहीं। थैंक यू पांडे जी, शुक्रिया आपका, शुक्रिया। भारत में जो सबसे बड़ा खतरा है डेमोक्रेसी का है। हाँ, सुरेंद्र और ये आज हंस रहे हैं, कल इनके ऊपर आएगा। ओके, सुरेंद्र राजपूत जी, राजेश चौधरी की किस बात पर आपकी ना इत्तेफाकी है? गो हेड। मैं माफी चाहूंगा ब्रजेश भाई कि मैं राजेश जी को आपके टेलीफोन की कुछ कमी की वजह से सुन नहीं पाया। वो कह रहे थे जो किए हैं वही भुगत रहे हैं, और झोपड़ी पर जो बुलडोजर चला है ना, उसका कह रहे हैं वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन बुलडोजर तो राजस्थान में भी चल रहा है। नहीं, जहां पर भी बुलडोजर गैर कानूनी रूप से चल रहा है, एक समवेत स्वर में सब जगह पर उसकी भर्त्सना होनी चाहिए, निंदा होनी चाहिए। अगर राजस्थान की कोई घटना है तो राजेश चौधरी जी लाएं और राजेश चौधरी जी के साथ हम चलेंगे और मैं स्वयं चल करके विरोध करूंगा। अगर राजेश चौधरी जी की हिम्मत हो तो उत्तर प्रदेश में जहां जहां बुलडोजर चला है मेरे साथ चलें। अदालती आदेश के बगैर अगर जहां भी बुलडोजर चला है वहां पर मेरे साथ राजेश चौधरी जी चलें और ये निंदा करें, ये विरोध करें, और मैं राजस्थान में चल के विरोध करूंगा अगर अदालती आदेश के खिलाफ वहां कहीं कोई बुलडोजर चला होगा तो। अगर राजेश चौधरी में हिम्मत हो, हैसियत हो और हौसला हो तो अभी आपके चैनल पर ये हाँ कर दें। हम तो लोकतंत्र को बचाने के लिए मेरी तेरी सरकार कुछ नहीं होती है। लोकतंत्र को बचाने के लिए कभी भी मीडिया हाउसेस पर, भारत समाचार पर इनकम टैक्स की रेड, क्या नाम, दैनिक भास्कर पर इनकम टैक्स की रेड, BBC पर इनकम टैक्स की रेड, उसके बाद क्या नाम, सर एक रेड तो आपने देखी, बाकी सारे अलग जेलें हैं हम जी। आपने तो एक देखा है दुनिया ने, साथ बाकी जो नहीं देखा वो भी हम जेलें। मैं वही बात कह रहा हूं। और उसके बाद पीछे के रास्ते से कहा जाता है इन सारे समाचार पत्र वालों को कि जाओ अडानी जी को बेच दो, अडानी जी को बेच दो, क्योंकि अडानी जी को अगर नहीं बेचोगे तो दूसरी रेड आ जाएगी क्या नाम, ED की। तो चाहे वो मीडिया के समूह हों, चाहे बाकी सारी चीजें हो, पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, सब जगह पर अगर बेचोगे नहीं अडानी जी को तो आपको ED, CBI और इनकम टैक्स। ठीक, ये तो हुआ ये मसला। अब ये बताओ कि इसका संदेश क्या गया आजम खां वाले प्रकरण पे, मैसेज क्या जा रहा है? देखिए, आतंक, डरावना चेहरा, लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश। मैं फिर से कहता हूं कि आजम खां साहब से हमारे राजनीतिक विरोध है, लेकिन कोई आदमी कहे कि आजम खां साहब या उनका परिवार अपराधी है तो मैं इसका निषेध करता हूं। वो बिल्कुल अपराधी नहीं है। राजनीतिक रूप से वो बहुत सक्षम, अभिमानी इंसान है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन
उनको अगर कोई अपराधी कहे, और फिर मैं कहता हूं कि किलो में तौलना हो किलो में तौलिए, लीटर में मापना हो लीटर में मापिए। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि 403 के विधानसभा में दलीय प्रतिबद्धता को हटा करके 350 से ऊपर 353 का अरे जो विधायक सांसद नहीं वो भी फंस जाएंगे, वो भी फंसेंगे। और धरना तो सबने दिया है। हाँ, धरना जिसने दिया है सबको 2 साल की सजा करा दीजिए, पूरी विधानसभा खाली हो जाएगी, आपको छोड़कर लोकसभा खाली हो दिया है, जाएगी। सुशील भाई भी चले जाएंगे। आपने धरना, अब रोहित का मुझे नहीं पता, मैं आप बाकी सब लोग भी चले जाएंगे। आप पे कुछ मुकदमे है नहीं, ट्रायल कराया जाए। नहीं, सुशील जी तो अच्छा बड़े विद्वान है ना, ये अधिवक्ता बन गए, इन्होंने अपने चुपचाप मुकदमे वापस करा लिए। रोहित गो अहेड, आप कुछ कहना चाहते थे। रोहित बोलिए, आपकी बारी। ब्रिजेश जी, मुझे समझ में नहीं आता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बहुत चतुर हैं या जनता को बेवकूफ़ समझते हैं या मीडिया को बेवकूफ़ समझते हैं। अब मैं याद दिला दूं, राजेश चौधरी जी ने अभी कहा कि साहब विक्रम सैनी जी की भी सदस्यता 24 घंटे के अंदर गई थी। मैं याद दिला दूं राजेश चौधरी जी को कि विक्रम सैनी जी की सदस्यता जब गई थी तो माननीय जयंत चौधरी जी ने चिट्ठी लिखी थी, बकायदा चिट्ठी लिख के उन्होंने संज्ञान लेने के लिए कहा था कि ये 2 महीने हो चुके हैं, अभी तक इनकी सदस्यता रद्द नहीं हुई है। जो सदस्यता 24 घंटे के अंदर गई थी वो आजम खान साहब की गई थी, और जो दोबारा सदस्यता 24 घंटे के अंदर गई है वो अब्दुल्ला आजम साहब की गई है। तो विक्रम सैनी जी को बचाने के लिए परजोर कोशिश की गई थी, जिस तरीके से सचान साहब को बचाने के लिए पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का भीतर घुस गए थे, फाइल लेकर भाग गए थे, मारपीट की थी जज के सामने। पता नहीं कैसे वो मसले पे जज ने आगे संज्ञान नहीं लिया, उसमें तो सीधा जेल होनी चाहिए। बिल्कुल। अब कोर्ट रूम के भीतर ऐसे आचरण स्वीकार्य नहीं है। क्या विपक्ष का नेता अगर ये करता कि वो फाइल लेके भाग जाता अपने मुकदमे की, तो क्या उसके साथ भी ऐसा ही बर्ताव होता? और ब्रिजेश जी, धरना देने के लिए, मतलब जनता के हित के लिए अगर धरना देने के लिए इस तरीके की सजा होने लगेगी, तब तो फिर पूरी तरीके से लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। फिर तो हम पहले से कह मजा मिल जाएगा कल। नहीं, बिल्कुल जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। लिखवा देना जितने मुकदमे लिखवा पाओ, अपनी जिम्मेदारी पे जाना है। नहीं, बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी पे जा रहे हैं। माननीय जयंत चौधरी जी के आदेश पे जा रहे हैं। मैसेज भेज रहे हैं कि रोहित कल जाएंगे। माननीय जयंत चौधरी जी के आदेश पे जा रहे हैं और अपने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जा रहे हैं। अपना ख्याल रखना, हमें कोई चिंता नहीं है, हमें कोई चिंता नहीं है। इस जनता के लिए सर भी कलम कराना पड़ेगा, जनता के हित के लिए, इनका सम्मान करेंगे, किसानों के लिए। कोई बात नहीं राजेश जी, आपको साथ चलना चाहिए, मेरे आपको साथ चलना चाहिए राजेश जी। जिस तरीके से एक ब्राह्मण परिवार के साथ अत्याचार हुआ है आपकी सरकार में। नहीं ना, अपना प्रोग्राम पहले बता दे तो मैं बात करता, आप चैनल पे बैठ के साथ की बात कर रहे हैं क्या? मैं भी सुन नहीं पाया। झूठ और मिक्सचर जो है वो कोई नहीं सुन पाता। समस्या ये है कि ये अपनी विधानसभा संभाल नहीं पाते हैं। 84 पर्सनल मत हो। अरे नहीं, पर्सनल नहीं विजय जी, बहुत देखिए, जनता का मुद्दा है, जनता का मुद्दा है। आपके माध्यम से पहुंचना चाहिए। एक मथुरा के अंदर एक पुरानी 84 कोसी यात्रा होती है, जिसका काफी हिस्सा इनकी विधानसभा मार्च से निकलता था। पूरी नहवारी को भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया। मतलब आप ये समझिए, भगवान का नाम लेते लेते 84 कोसी यात्रा का मार्ग बदल दिया गया। और ये अपनी विधानसभा के अंदर ये आवाज नहीं उठा पाए। ये वो उसके लिए भी माननीय जयंत चौधरी जी को 20 सेकंड देता हूं अभी। जी को चिट्ठी लिखनी पड़ी। बोलिए राजेश चौधरी जी को कि कम से कम भावनाओं के साथ ऐसा आघात मत करिए। रोहित, इनका कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं है, जयंत चौधरी का कोई राजनीतिक अस्तित्व। अरे तुम्हारा अस्तित्व है भाई साहब, आपका कौन सा राजनीतिक अस्तित्व बचा है जब आप अपने जनता के नहीं हुए? सुशील दुबे जी, आप मुझे बताइए कि आपके नहीं हुए। आजम खान के मसले से क्या संदेश दिया गया? रोहित, थैंक यू। को कम कर दिया। रोहित, धन्यवाद। रोहित, धन्यवाद। रोहित, नाम डिस्कस नहीं करेंगे, आपका कौन सा राजनीतिक अस्तित्व है? आपको जवाब देना पड़ेगा। थैंक यू। ओके दुबे जी, दुबे जी बोलिए। राजेश जी, थैंक यू। ओके दुबे जी बोलिए। कुलपति विनय पाठक जी का नाम तो मेरे ख्याल से सबके संज्ञान में होगा। इन्होंने जो प्रश्न उठाया, थैंक यू राजेश जी, मैं दूंगा समय, रुकिए। कुलपति विनय पाठक, अरे मुझे इनके प्रश्न का जवाब दे रहे हो ब्रजेश जी? हाँ, मैं दूंगा समय, रुक जाओ, बस दुबे जी अपना कंप्लीट कर लें। कुलपति विनय पाठक जी का विषय तो सबके संज्ञान में होगा। STF, CBI महीनों हो गया है और फिर शायद चार्ज ले रहे हैं। ये है सत्ता का आशीर्वाद, संरक्षण। 40 घंटे में केवल बुलडोजर ड्राइवर पकड़ा गया और लेखपाल पकड़ा गया है। 36 लोग नामजद हैं कानपुर देहात में। ये है सत्ता का। SIT कह रहे हैं बना दिया है। इग्नोरेंस है अभी। अरे 1 घंटे में थानेदार 1 घंटे में सबको इकट्ठा कर ले, 1 घंटे में 1 घंटा।
अगर योगी जी बोल दें कि 1 घंटे में सब यहाँ पे इकट्ठे बंधे होने चाहिए तो दूसरा घंटा नहीं लगेगा। लेकिन अब अब्दुल्ला आजम को क्या चाहिए? देखिए, अजमेर चले जाएं आजम खां, अजमेर चले जाए 5 साल के लिए, अभी कुछ नहीं होना है। वो अब्दुल्ला साहब जुगाड़ करके अजमेर का या फिर हज करने चले जाए, हज करने चले तो और अच्छा है, और अच्छा है। अब्दुल्ला आजम पासपोर्ट नहीं देंगे ना, अब्दुल्ला आजम जुगाड़ करके हाथ जोड़ के सलाम करके आ जाएं, स्वार टाड़ा से लड़ जाएं बीजेपी से, फिर जीत जाएंगे। अरे आप कैसी बात कर रहे हो सर, मौज आ जाएगी, राजेश चौधरी जी जिंदगी सफल हो जाएगी। 20 सेकंड राजेश जी, केवल 20 सेकंड है आपके लिए, गो अहेड। हाँ जवाब ले लो, सुन तो लो। 20 सेकंड विक्रम सैनी पे अभी आपके चैनल पे बोले हैं ना, बोले ना कि 24 घंटे के अंदर अरे सुन तो लो बात को। अरे बताओ, अरे क्या हुआ, ये ऐसे क्यों पेश आ रहे हो? विक्रम सैनी की 24 घंटे में ओनली राजेश चौधरी की आवाज आएगी। राजेश जी बोलिए, बोलिए। इसको बात करने की तमीज नहीं ओके, बोलिए, आप अपनी बात कहिए। आप इन्होंने उठाया प्रश्न परिक्रमा मार्ग का। परिक्रमा मार्ग वहीं से बन रहा है जहां से ये चाह रहे हैं। ये तो तीसरे नंबर की पार्टी है मेरी विधानसभा में भाई, जमानत बचाना मुश्किल हो गया है। तीसरे नंबर कहाँ खड़े ये मेरी विधानसभा मेरे प्रश्न उठा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इस महत्वपूर्ण परिचर्चा में आप सब सम्मिलित हुए और अपने अपने विचार आप सब ने प्रस्तुत किया। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।